अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्रोमेटोग्राफी की एक और टेक्निक पढ़ेंगे। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को स्टडी किया था, आज के लेक्चर में हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम किसी वेजिटेबल में से हम किस तरह से उसके पिगमेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली है क्या। Basically, thin layer chromatography is a technique to isolate non-volatile mixtures. Non-volatile यानी जो वेपर्स में चेंज नहीं हो पाते, volatile जो कि वेपर फेज में चेंज हो जाते। तो इस तरह के कंपोनेंट्स, इस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड्स जिनके जो वॉलेटाइल नहीं होते, जो नॉन वॉलेटाइल हैं, उनके लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि वॉलेटाइल को हम फ्लेम फोटोमीटर से या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी हम इसको कंडक्ट करेंगे ऑन अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक और ग्लास, और जिसके ऊपर हमारे पास कोट किया गया होगा एडजॉर्बेंट मटेरियल, जिसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। ये जो स्टेशनरी फेज है, यूजुअली ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकती है, सेलुलोज हो सकता है या सिलिका जेल हो सकता है। हम इस तरह के कंपोनेंट्स को, कंपाउंड्स को हम एज ए स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं, जो अच्छी यानी जो तमाम ज़्यादातर जो कंपाउंड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसी सैंपल में, वो इसके ज़रिए अब्जॉर्ब हो सके। सो ये जो तीन मटेरियल हैं, इस तरह के मटेरियल हैं जो कि बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स को ये सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये रैपिड सेपरेशन प्रोवाइड करती है कंपाउंड की, और इससे हम फिर नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स, किसी मिक्सचर में कौन कौन सी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, फिर हम उनको स्टडी कर सकते हैं। यानी बेसिकली उसी तरह का सेपरेशन प्रिंसिपल है, उसी तरह एक स्टेशनरी फेज है, उसी तरह एक मोबाइल फेज होगी जिसमें आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। मोबाइल फेज में हमारे जो कंपाउंड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिसे आप मिक्सचर के सेपरेट आउट करना चाहते हैं, वो मोबाइल फेज में प्रेजेंट होंगे, और जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, जो स्टेशनरी फेज है, वो उस प्लास्टिक प्लेट पर या ग्लास प्लेट पर जो है वो मौजूद होंगे, जिसके थ्रू जो है हमारे पास सेपरेशन का प्रिंसिपल जो है पूरा होगा। On completion of the separation, each component appears as spot. यानी जब आपकी सेपरेशन हो जाएगी, स्टेशनरी फेज ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, सारे जो कंपोनेंट किसी उसमें प्रेजेंट है, वो आपके पास जो प्लेट प्रेजेंट है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट है, उसके ऊपर सेपरेट आउट हो जाएंगे वर्टिकली। तो उसके बाद क्योंकि कंपोनेंट जो है वो डिफरेंटली उसने मूव किया है, उसका डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है मूव करने का दूसरे कंपाउंड से, सो एक रिटेंशन फैक्टर आप उसकी बेस पर निकाल सकते हैं। वो जो रिटेंशन फैक्टर है वो बेसिकली क्या है? बेसिकली रिटेंशन फैक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैंपल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। यानी अगर आपने किसी 3 स्पॉट आए हैं सपोज एक मिक्सचर में से कंपोनेंट्स के, तो आप सबसे पहले फॉर कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 एंड कंपोनेंट 3 आप निकालेंगे। तो कंपोनेंट 1 के लिए उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो राइट डाउन करेंगे, फिर उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, जो ओवरऑल सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है मोबाइल फेज जिसे हम कह रहे हैं, फिर हम उसका डिस्टेंस लिखेंगे, उसे स्केल के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। ये जो प्रोसीजर है, हम आगे चल के डिटेल में प्रोसीजर में देखेंगे कि किस तरह से हम उसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। The factors affecting retardation factors are the solvent system. Obviously, मोबाइल फेज जिस तरह की होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। Amount of material spotted, यानी जो आपने लाइन पे अपना मटेरियल सैंपल आपने स्पॉट किया है, वो अगर उसकी कंसंट्रेशन अच्छी है, तो वो फिर उसके अंदर कंपोनेंट्स जो आप सेपरेट करना चाहते हैं वो अच्छी तरह मौजूद होंगे। तो उसकी स्पॉटिंग पे भी आपके डिपेंड करता है कि आप अपने सैंपल को किस तरह स्पॉट करते हैं। अब्जॉर्बेंट इज सिलिका जेल या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बेसिकली स्टेशनरी फेज को आप अब्जॉर्बेंट कह रहे हैं, यानी जो अब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर अब्जॉर्बेंस किसी उसके साथ क्या रिलेशनशिप होगा उस पर भी डिपेंड करता है। यानी अगर किसी जो कंपोनेंट है मिक्सचर में जो प्रेजेंट है, उसकी एफिनिटी अब्जॉर्बेंट के साथ अच्छी है, तो इसका क्या मतलब है कि वो तो आपस में ही अटैच रहेगा, तो वो इतना ट्रेवल नहीं कर पाएगा ऑन प्लेट।
ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड की कंपोनेंट की सॉल्वेंट स्टेशनरी फेस के साथ एफिनिटी इतनी अच्छी नहीं है तो फिर वो प्लेट पे ज़्यादा दूर तक मूव करेगा। सो TLC is one of the fastest, least expensive, simple and easiest method. Obviously हमने HPLC स्टडी किया, वो हमारे पास एफिशिएंट मेथड तो है लेकिन एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो इक्विपमेंट है। सो इसलिए आप कह सकते हैं कि, और वो थोड़ा सा उसमें टेक्निकलिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं। तो हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो एज कम्पेयर टू HPLC काफ़ी चीप जो है मेथड है। इसी तरह अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। TLC इज नॉर्मली डन ऑन अ स्मॉल ग्लास और प्लास्टिक प्लेट। एक प्लेट होती है जिसको आप कोट करते हैं विद अ सॉलिड, जिसे आप स्टेशनरी फेस कहते हैं। वो सिलिका हो सकता है या एलुमिना हो सकता है, जिसे आप एलुमिनियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। मोबाइल फेस जो है वो कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या सॉल्वेंट मिक्सचर हो सकता है, कोई से दो कंपाउंड्स का भी मिक्सचर हो सकता है मोबाइल फेस। तो द सैम्पल मिक्सचर, जो सैम्पल है जिसके अंदर जिसको आप सेपरेट आउट कंपोनेंट्स को करना चाहते हैं, वो आप उस प्लेट के नियर बॉटम, ठीक है, बॉटम के करीब आप उसको अप्लाई करते हैं एक स्पॉट की सूरत में, और फिर आप उसको जार में जो है आप उसे प्लेस कर देते हैं विद फ्यू ml ऑफ सॉल्वेंट, जिसे आप मोबाइल फेस कहते हैं। तो वो जो सॉल्वेंट मोबाइल फेस है वो आपकी प्लेट पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो ऊपर मूव करता है। जब मोबाइल फेस ऊपर मूव करता है तो उसके साथ साथ जो मोबाइल फेस में के साथ आपने वो जो स्पॉट लगाया है सैंपल का, वो भी उसके साथ साथ मूव करता है। तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट रेट पर मूव करते हैं। अब वो डिफरेंट रेट हमने बताया है कि वो हर अफिनिटी जो है उसकी विद स्टेशनरी फेस डिफरेंट होगी हर कंपाउंड की, कंपोनेंट की जो प्रेजेंट है मिक्सचर में, तो वो डिफरेंट रेट पर मूव करता है। और मोबाइल फेस पर भी डिपेंड करता है कि मोबाइल फेस में उसकी सॉलेबिलिटी अच्छी है या नहीं, राइट। सो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर आपके पास उसका जो रेट, हम कहते हैं कि हर कंपाउंड जो डिफरेंटली मूव करता है ऑन प्लेट, तो वो उसकी मोबाइल फेस में सॉलेबिलिटी की वजह से भी और स्टेशनरी फेस में स्ट्रेंथ की वजह से भी। मोबाइल फेस में अगर सॉलेबिलिटी अच्छी है तो मोबाइल फेस के साथ जो है वो मूव करके ऊपर जा सकता है। अगर उसकी सॉलेबिलिटी अच्छी नहीं है तो वो नीचे ही रह जाएगा। और अगर उसकी स्टेशनरी फेस के साथ स्ट्रेंथ, स्टेशनरी फेस के साथ अफिनिटी किसी कंपाउंड की ज़्यादा है तो वो स्टेशनरी फेस के साथ ही अटैच रहेगा, वो मूव इजीली नहीं कर पाएगा। When the solvent gets near the top of the plate, it is allowed to evaporate. जब सॉल्वेंट जो है आपके पास प्लेट के ऊपर आता है यानी मोबाइल फेस, तो वो ख़त्म हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, और पीछे से सिर्फ आपके पास जो कंपोनेंट है मिक्सचर में प्रेजेंट वो रह जाते हैं, जो कि वेरियस डिस्टेंस पे जो है मूव किए हुए होते हैं। तो उसकी मदद से फिर आप RF फैक्टर्स निकालते हैं, दोनों की डिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, जिसे हम रिटेंशन फैक्टर्स कह रहे हैं। तो जो ये जो रिटेंशन फैक्टर की ये जो वैल्यू होती है, ये किसी भी कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक वैल्यू है, हर एक ही अलग अलग है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि वो कंपाउंड पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड सेपरेट करना है, सॉल्वेंट मोबाइल फेस पे भी डिपेंड करता है और स्टेशनरी फेस पे भी डिपेंड करता है। इस तरह जैसे लास्ट सेक्शन में जब इंट्रोडक्शन था तो उसमें मैंने बताया था कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की भी एग्जांपल दे रहा है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी सेम ही होता है कि आपके पास जो स्टेशनरी फेस है वो सिलिका एलुमिना होती है, और वो मोबाइल फेस की मदद से मूव करती है और सेपरेट करते हैं आप कंपाउंड को। लेकिन उसमें क्या है, कॉलम पे आप अपना जो स्टेशनरी फेस होता है उसे आप अटैच करते हैं, ठीक है, वो कॉलम की फॉर्म में होता है, इसलिए आप उसे कॉलम। ये थिन लेयर क्यों है, क्योंकि प्लेट की थिन लेयर है, ठीक है। आप प्लेट पे कर रहे हैं परफॉर्म तो वो प्लेट क्रोमेटोग्राफी, अगर आप फिल्टर पेपर पे कर रहे हैं तो वो पेपर क्रोमेटोग्राफी, अगर आप वो कॉलम पे स्टेशनरी फेस अटैच है तो वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। तो वो कह रहे हैं कि दिस कैन बी डन बाय अलाउइंग द सॉल्वेंट टू फ्लो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट दिस इज स्लो। ठीक है, कॉलम में भी है लेकिन वो जो है हमारे पास स्लो टेक्निक है। आज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं वो फ्लैश क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक जो है उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो फ्लैश क्रोमेटोग्राफी को जो है आप HPLC भी कह सकते हैं, क्योंकि वो आप हाई प्रेशर यूज़ करते हैं ताकि आपकी सेपरेशन जो है वो एफिशिएंटली हो सके, ज़्यादा आसानी से हो सके। तो उसमें आप हाई क्वालिटी सॉल्वेंट, हाई प्रेशर के साथ आप अपने मोबाइल फेस को एंटर करते हैं, तो जिसमें सेपरेशन जो है एफिशिएंटली और जल्दी हो सकती है।
सिलिका एंड एल्यूमिना आर रिलेटिवली पोलर स्टेशनरी फेजेस। पोलर चार्जेस हैं उनके ऊपर, दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उनकी सरफेस पे। तो वो जो पोलर है, ऑब्वियसली पोलर कंपाउंड के साथ उनकी जो कंपाउंड है उनकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। तो जो कंपाउंड्स पोलर कंपाउंड्स होंगे जो कि आपने सेपरेट आउट करने हैं, उनकी सिलिका एंड एल्यूमिना के साथ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस वो शो करेंगे। जो एब्जॉर्बेंस सिलिका या एल्यूमिना के साथ कंपाउंड्स ज़्यादा अच्छी शो कर रहे हैं, उसने लिखा है कि वो प्लेट के अलोंग इतनी इजीली मूव नहीं कर पाते, वो स्लोली प्लेट के अलोंग मूव करते हैं। बल्कि जो नॉन पोलर होते हैं, वो कंपाउंड जो नॉन पोलर हैं वो स्टेशनरी फेज में वीकली एब्जॉर्ब होते हैं, स्टेशनरी फेज के साथ वीकली रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो प्लेट के अलोंग क्विकली मूव अप कर सकते हैं। सो इसी तरह सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है, यानी मोबाइल फेज की पोलैरिटी भी जो है वो कंपाउंड की ट्रैवलिंग पे असर करती है। वो किस तरह करती है? जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट्स में जल्दी वो मूव कर पाएंगे, ठीक है, बट मूव स्लोली और नॉट एट ऑल विद नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जो पोलर हैं, अगर वो पोलर ही मोबाइल फेस प्रेजेंट है और पोलर कंपाउंड है, वो क्विकली कैरी अवे होते हैं, लेकिन जो नॉन पोलर है या तो वो बिल्कुल नहीं होंगे या वो स्लोली मूव अलोंग करेंगे। Because non-polar compounds don't adhere strongly to the silica, they tend to move more quickly in most solvents। क्योंकि नॉन पोलर जो है वो सिलिका के साथ तो अटैच नहीं ना हो रहे, लेकिन वो सॉल्वेंट्स के साथ जो है वो फिर जल्दी मूव कर पाएंगे, इसीलिए क्योंकि वो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। सो बेसिकली स्टेशनरी और मोबाइल फेस दोनों की पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी डिसाइड करती है कि आपके पास कंपाउंड्स ने कितना ट्रेवल करना है। नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो पूरा हम प्रोसीजर करते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट्स हैं। ये रेडीमेड प्लेट्स होती हैं, खुद ये इस मटेरियल की बनी होती हैं, प्लेट ग्लास या प्लास्टिक की, जो कि इनर्ट हो, यानी ये ना हो कि आपका कंपाउंड जो है ये जो प्लेट जिस मटेरियल की बनी है उनके साथ रिएक्ट कर जाए। सो द स्टेशनरी फेज इज अप्लाइड ऑन इट्स सरफेस, यानी प्लेट के ऊपर स्टेशनरी फेज आप अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर। ठीक है, आपने थिन लेयर की फॉर्म में वो अप्लाई कर दी, उसका एक स्टेशनरी फेज जो प्लेट पर अटैच है उसका एक फाइन साइज होगा, उसकी एक थिकनेस होती है स्पेसिफिक। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद आप प्लेट है उसको, उस प्लेट को आप एक चैम्बर में प्लेस करते हैं। सो ये जो चैम्बर है वो प्लेट्स को डेवलप करने के लिए आप यूज़ करते हैं कि आप उसमें रख के फिर आप क्रोमेटोग्राफी का आप पर्पस जो है वो उसे फुलफिल कर सकें। सो ये इसमें कि आप बाहर के इन्वायरमेंट से डस्ट वगैरह जो है वो ना आ सके आपकी प्लेट के ऊपर, डस्ट फ्री आप उसे कर सकें और सॉल्वेंट की एवापोरेशन ना हो सके। तो अपना परफॉर्मेंस सही तरह करने के लिए ये चैम्बर आप करते हैं कि बाहर के इन्वायरमेंट से वो पाक साफ रहे, ताकि स्पॉट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हमारे जो है डेवलप हो सकें। नेक्स्ट कंपोनेंट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेस। मोबाइल फेस हमें पता है कि हमने चैम्बर में इसको डालना है। ये एक सॉल्वेंट मिक्सचर भी हो सकता है, या एक सिंपल एक सॉल्वेंट भी हो सकता है, या दो का मिक्सचर भी हो सकता है, या तीन का। ठीक है, सो ये पार्टिकुलेट फ्री होना चाहिए, कोई इसमें सॉलिड्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। जितना अच्छी क्वालिटी होगी आपकी मोबाइल फेस की, उतने ही अच्छे क्वालिटी के आपके जो स्पॉट्स प्रेजेंट होने हैं मोबाइल फेस पे डेवलप होने हैं, उनकी वो स्पॉटिंग भी बहुत अच्छी होगी। सो अगर मोबाइल फेस जो है ये डिपेंड करता है कि आपने किस कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना है, उसकी बेस पे फिर आप उसका सॉल्वेंट डिसाइड करते हैं। ये लिटरेचर से आपको मिल जाता है, बुक्स में प्रेजेंट होता है कि कौन सा कंपाउंड आपने सेपरेट आउट करना है, तो उसकी मदद से फिर आप कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करें तो वो अच्छी सेपरेशन देता है। ऑब्वियसली ये जो है डिफरेंट उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही लिटरेचर में ये चीज़ आई हुई होती है। उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए होते हैं कि आपने इसको सेपरेट आउट करना था तो ये वाला मोबाइल फेस यूज़ किया तो अच्छी सेपरेशन नहीं हुई, दूसरा यूज़ किया तो अच्छी नहीं हुई, बल्कि मिक्सचर यूज़ किया तो बहुत अच्छी सेपरेशन हुई। सो ये चीज़ें जो हैं आपको लिटरेचर से मिल जाती हैं कि किस तरह से आपने कौन सा मोबाइल फेस जो है वो आप यूज़ करेंगे तो किस कंपाउंड की हो सकती है। लेकिन बस शर्त क्या है कि आपने इसको सॉलिड फ्री रखना है, पार्टिकुलर फ्री, डस्ट फ्री होना चाहिए, ताकि आपकी जो स्पॉटिंग है, जो डेवलपमेंट ऑफ स्पॉट्स हैं ऑन प्लेट, वो बहुत अच्छे हो सकें और आपकी जो क्रोमेटोग्राफी है वो एफिशिएंटली आप परफॉर्म कर सकें। यहाँ पर देखें आपके पास प्रेजेंट है TLC चैम्बर प्रेजेंट है,
TLC प्लेट भी है और मोबाइल फेज और स्पॉटिंग लाइन प्रेजेंट है। राइट, स्पॉटिंग लाइन यानी जहाँ पर आप अपना कंपाउंड जो है आपने प्लेस करना है वो यहाँ पर आप उसको लाइन लगाते हैं, थोड़ा सा जो बॉटम से थोड़ी सी ऊपर हो। चैम्बर में आप मोबाइल फेस उसको डालते हैं। ये TLC प्लेट है जिसके ऊपर आपने अपनी सैंपल को पॉइंट आउट किया है, और ये TLC चैम्बर है जिसके अंदर आप पूरा अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट, उसकी एक्सपेरिमेंट स्टेटमेंट क्या है कि हमने स्पिनिच पिगमेंट्स जो हैं उसको सेपरेट आउट करना है यूजिंग TLC। सबसे पहले तो आपने अपना प्लांट लीव्स जो हैं उनको लेना है जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्योंकि अब आपने उनको निकालना है, उनका जो कह लें आप जूस कह लें, या उनको थोड़ा सा मिक्स आउट करना है, आपने अपने लीव्स को ग्राइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप 3 ml ऑफ एसीटोन डालेंगे अलॉन्ग विद लिटिल सैंड, ताकि आपकी जो ग्राइंडिंग है आपने उसे पेस्टल एंड मोटर की मदद से आप उसे ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप उसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे उसके बाद आपका जो प्लांट है वो रेडी है परफॉर्मेंस के लिए फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। यानी सिर्फ आपने अपने प्लांट लीव्स लेने हैं, उसको आप एक उसमें डालें, चाइना डिश में रख लें, उसमें 3 ml ऑफ एसीटोन डालें और लिटिल सैंड डालें ताकि आपकी ग्राइंडिंग ईजिली हो सके, स्मूथ हो सके। फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें विद द हेल्प ऑफ पेस्टल एंड मोटर, और फिर आपके पास अब आप TLC परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसके बाद आप अपने कंपोनेंट्स जो हैं TLC के वो आप अपना ले लें, प्लेट ले लें, चैम्बर ले लें, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज आपके पास होनी चाहिए। ओके, अब आपने चैम्बर में जो है अपना सॉल्वेंट पोर आउट करना है। तो इसके लिए स्पेनिश पिगमेंट को अलहदा करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 5 ml ऑफ द TLC डेवलपमेंट सॉल्वेंट। अब वो 5 ml किस चीज़ का है? 5 ml है हमारे पास मिक्सचर है दो चीज़ों का, वन इज़ हेक्सेन और वन इज़ एसीटोन। यानी उसमें रेशो क्या है उनकी कि हेक्सेन आपका 7 की रेशो है और एसीटोन आपका 3 की रेशो है। राइट, 3 और 7 का मतलब ये है कि अगर आपने 3 ml हेक्सेन लिया, अगर आपने 3 ml एसीटोन लिया है तो आप 7 ml हेक्सेन लेंगे। तो ये उनकी रेशो इस तरह से बनेगी, और उसका फिर आप 5 ml ले लेंगे। अब आपने ये देखना है कि सॉल्वेंट जब आपने पोर करना है इन डेवलपिंग चैम्बर तो वो 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपने 5 ml लेना है और उसको डालना है अब आपने इन चैम्बर 0.5। आप देखें कि वो ज़्यादा उसकी मोबाइल फेस ज़्यादा ना पोर हो जाए, क्योंकि आपने जो अपना प्लेट आपने रखनी होती है वो प्लेट है जब आपने लाइन बेस लाइन लगानी है जिस पे आपने सैंपल स्पॉट करना है वो आपकी सॉल्वेंट में डायरेक्टली टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली टच होगी तो वो परफॉर्मेंस जो है उसकी एफिशिएंटली नहीं हो सकेगी। तो वो जो सैंपल होगा वो मोबाइल फेज में डायरेक्टली पूरा का पूरा डिजॉल्व आउट हो जाएगा, फिर वो मूवमेंट नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो वो इस तरह से होता है कि मोबाइल फेज आपकी नीचे होती है, वो सॉल्वेंट आपका नीचे होता है और जो बेसलाइन होती है वो ऊपर होती है। तो फिर मोबाइल फेज उस प्लेट के थ्रू ऊपर करते करते जाता है, फिर अपने साथ लेकर जाता है उन कंपोनेंट्स को जो सैंपल में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अब आपने चैम्बर को आपने ढक देना है ताकि जो सॉल्वेंट के वेपर्स हैं, जो सॉल्वेंट अंदर अपना प्रोसीजर करना है, इन्वायरमेंट जो है उसको सूटेबल इन्वायरमेंट उसको मिल जाए। हमेशा कैप रखा जाता है, सिर्फ आपने तब कैप को रिमूव करना है जब आपने कोई चीज़ जो है जैसे प्लेट अब आपने रखनी है या रिमूव करनी है। उसके बाद आपने 5 to 10 मिनट्स उसको अपना लगा रहना देना ताकि इक्विलिब्रेशन हो सके। तो उसके बाद जो है फिर अब आप उसको देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद आहिस्ता आहिस्ता से वो अपना जो उनकी सेपरेशन है वो होना स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, आपने प्लेट पर जो है फिर क्या करना है, सबसे पहले नीचे आपने बॉटम पे 1 सेंटीमीटर बॉटम से यानी 1 सेंटीमीटर ऊपर आपने पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, और अनदर लाइन आपने ड्रॉ करनी है जो कि ऊपर वाली साइड पे होगी, अपर साइड पे 5 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर पे लगा ली, फिर 5 सेंटीमीटर पे दूसरी लाइन आप लगाएंगे। ओके, उसके बाद प्लेट की जो एक साइड होती है वो ग्लॉसी फिनिश साइड और एक पेपरी साइड होगी। जो पेपर वाली साइड होगी उसी के ऊपर आप उसको मार्क कर सकते हैं लाइन। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने जो लाइन आपने लगाई है उसके सेंटर में अब आपने अपना सैंपल स्पॉट करना है। तो वो आप कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, बारीक बारीक ट्यूब्स हैं, उनकी मदद से अब आपने जो एक्सट्रैक्ट किया है अपना सोल्यूशन ऑफ स्पिनिच उसमें से आप अपना सोल्यूशन उस पर लगाएं, एक ड्रॉप प्लेट पर टच करें सेंटर लाइन में, एक दफ़ा लगाया फिर उसको थोड़ी सी फूंक मार दें, ब्लो करें उसको लाइटली, बहुत हल्का सा। ठीक है, फिर उसको 2-3 दफ़ा कंसनट्रेटेड उसको बनाने के लिए फिर दोबारा कैपिलरी लगाएं डिप करके इन सैंपल, फिर तीसरी दफ़ा लगाएं उसको आहिस्ता आहिस्ता ताकि आपका कंसनट्रेटेड स्पॉट बन जाए, और उसको आपने थोड़ा हल्के बाद थोड़ा सा फूंक मारनी है ताकि वो थोड़ा सा अच्छी तरह जो है उसके अंदर प्लेट में सेचुरेट हो जाए।
तो उसने कहा है कि आपने क्या इसमें एहतियात करनी है स्पॉट लगाते हुए कि जब जब भी आप सैंपल लगाएं आपने कभी भी जो है वो स्पॉट ये ना हो कि वो बड़ा होता जाए, ठीक है। तो आपने सिर्फ उसी स्पॉट के ऊपर ही लगाना है जो आपने पहला लगाया, ठीक है। तो वो कंसंट्रेटेड स्पॉट होगा तो वो आपके पास क्या करेगा, प्लेट पे जो स्पॉट्स आपके अवेलेबल होने हैं वो अच्छी आपको इजीली फिर नज़र आ सकेंगे, कंसंट्रेटेड स्पॉट होंगे, वरना वो इतने लाइट होंगे कि आपको नज़र नहीं आएंगे। जब आपने स्पॉट्स अलाउ कर लिए हैं, लगा लिए हैं, उसके बाद अब आपने स्पॉट्स को ड्राई करें और अपनी प्लेट को जो है चैम्बर के अंदर प्लेस कर दें और उसके बाद सॉल्वेंट की एवापोरेशन ना हो, एटमॉस्फेयर से वो उसकी इंटरेक्शन ना हो, उसको अब आप कैप कर दें, उसको ढक दें। फ़ौरन से जो है वो फिर आपके पास इक्विलिब्रियम रिलेशन के बाद जो है वो होना शुरू हो जाएगा, सॉल्वेंट जो है वो माइग्रेट अपवर्ड्स जो है प्लेट में करना शुरू हो जाएगा। जब जो है सॉल्वेंट टॉप लाइन पे पहुंच जाएगा जो आपने ऊपर 5 सेंटीमीटर पे लाइन लगाई है, उसको रिमूव करें और फिर अपना प्लेट जो है उसको ड्राई करने की कोशिश करें। जैसे ही प्लेट ड्राई होगी तो आप उसकी अपीयरेंस में जो है चेंज नोटिस करेंगे, उस पर स्पॉट आना शुरू हो जाएंगे। इन केस अगर आपका कंपाउंड जैसे स्पिनिच के तो आपको ऐसे भी नज़र आ जाएंगे। अगर कोई कंपाउंड इस तरह का है कि आपको इजीली उसके विजिबल नहीं है कंपाउंड, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यूवी यूज़ कर सकते हैं। अगर कलर्ड मटेरियल नहीं होगा तो आप यूवी लैंप के नीचे अपने प्लेट को रखें ताकि उसको विजुअलाइज कर सकें। तो जब अगर आपके पास इस तरह का कंपाउंड है कि आपके पास वो विजिबल नहीं है, तो फिर आप क्या करें, अब आप अपने जो प्लेट है उसे रखें और यूवी लाइट को उसके ऊपर पास करें। सो अगर कोई स्पॉट होगा तो वो यूवी लाइट में आपको नज़र आ जाएगा। जो पिछला कलर होगा बैकग्राउंड के मुकाबले में उसका कलर डिफरेंट होगा, ठीक है, यूवी लाइट में। तो इसके बाद जो पेंसिल है उसकी मदद से अब आप जितने जितने आपके पास मौजूद आए हैं, जो स्पॉट नज़र आया है, वो अब आप उस पर केयरफुली जो है उसको लगा सकते हैं। उस पर स्पॉट पे मार्जिन आप यूवी लाइट में रखे रखे उसको मार्क आउट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट स्पॉट है, ये सेकंड स्पॉट है, ये थर्ड स्पॉट है। उसके बाद फिर आप स्पॉट करने के बाद उनको रिटेंशन फैक्टर उनका आप मेजर करें कि फर्स्ट कंपाउंड जो है वो कितना ट्रेवल किया, सेकंड कंपाउंड कितना ट्रेवल किया, थर्ड कंपाउंड कितना ट्रेवल किया है। सो बेसिकली ये इसकी उन्होंने एक पिक्चर जो है शो भी की हुई है कि आपके पास ये इस तरह की TLC प्लेट है। अब आपने क्या किया है, ये स्टार्टिंग मार्क है, इस पर आपने 2 कंपाउंड मिक्सचर आपने लगाए हैं, ठीक है, सपोज, और ये फिनिश मार्क है, यानी ये 1 सेंटीमीटर पे लगा है, ये 5 सेंटीमीटर पे लगा है। जब आपने डेवलपमेंट हो गई है, उसको आपने पूरा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया है, तो अब आपके देखें ये अब डिफरेंट स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये कैसे पता चला कि ये 0.27 पे, ये 0.81 पे है, ये अब आपने कैसे किया है कि अब आपने यहाँ से जो बेस लाइन है वहाँ से अब आप स्केल रखेंगे और इस स्पॉट के सेंटर लाइन तक मेजर करें कि ये स्केल की मदद से कितना सेंटर बनता है। तो फिर आप इधर लिख देंगे 0.27 पे आया है, ये 0.81 पे आया है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हर प्लेट के साइज़ के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है कि आपने कितने लाइन पे लगानी है। ये प्लेट का साइज़ डिफरेंट होगा जिसकी वजह से जो है उन्होंने 1 यहाँ पर शो किया, 1 भी के यूनिट उन्होंने मेंशन नहीं किए, राइट। सो जनरल प्रैक्टिस बस आपने ये रखनी होती है कि बॉटम के करीब हो आपकी बेस लाइन, लेकिन इतना करीब ना हो कि जब आप सॉल्वेंट डालें इन, जब आपने उसको लटकाना है इन चैम्बर, तो कि वो फिर मोबाइल फेस जो है आपका उसके साथ टच करें। तो हमेशा बॉटम से थोड़ा सा ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर आप बेस लाइन लगाएं ताकि आपका जो सैम्पल है, मिक्सचर है, वो मोबाइल फेस के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो जाए। ये लेक्चर से रिलेटेड लिंक है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो है जो आप देख सकते हैं ताकि आपको मज़ीद जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आज का लेक्चर यहीं तक था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसे ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।